गुड मॉर्निंग आदित्य पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। अभिवादन स्वीकार करें। यशपाल राव जी नमस्ते, आदित्य पंडित जी नमस्कार, नरेश कुमार जी नमस्ते, सुदेश ठाकुर जी नमस्ते, राजपूत सुनील पठानिया जी नमस्ते, ज्योति दत्याल जी नमस्ते, राजेंद्र सिंह जी नमस्ते, रामलाल शर्मा जी नमस्ते, लोहिताक्ष शर्मा जी नमस्ते, विनीत सिंह राजपूत जी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। दीक्षित ठाकुर जी नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। कौलदास जी हाउ आर यू, ऑल वेल। रवि अत्री जी नमस्कार, राजेश गंगोत्रा जी कैसे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के सुझाव के लिए जी। विनोद जी, सरला शास्त्री जी, रिचा राठौर जी, अनन्या राठौर जी, प्रवेश कटोच जी, अशोक जम्बाल जी नमस्कार, संतोष कुमार जी नमस्ते, सुशील धमान जी नमस्ते, शुभम सिंह जी नमस्कार, पवन पुरी जी नमस्ते, रोहित भाटिया, बबलू भाटिया नमस्ते, नीलम शर्मा जी, रविंद्र भारद्वाज जी, कुलदीप डोगरा जी, कंचन आर शर्मा जी, नवीन चंदेल जी नमस्ते, सुनील कुमार चौधरी जी नमस्ते, आशुतोष राणा जी नमस्कार, शिवम काश्यप जी नमस्ते, अरशद अली जी हाउ आर यू, कैसे हैं आप। हितेश शर्मा जी नमस्कार, डिम्पल ठाकुर जी, जे.आर. शर्मा जी, हेमंत निशा शर्मा जी, जनक लुबाना जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुकेश शमी जी आपका भी सुझाव के लिए। आज से अनलॉक 2 शुरू हो रहा है, ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश में लेकिन कई और स्टेट्स में भी हो रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इस अनलॉक 2 में कुछ खास ऐसा नहीं है जो अनलॉक हुआ है, वही की वही व्यवस्था है जो अनलॉक 1 में थी और कोई व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि मंत्रिमंडल ने जिन प्रेजेंटेशन को प्रॉपरली देखने के बाद फैसला लेना था उनको वो नहीं देख पाया, क्योंकि बीच में एक अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली होगी, नरेंद्र बाटराज का निधन हो गया। उस चक्कर में मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो पहले स्थगित करनी पड़ गई और शाम को जब हुई तो उसमें उतना समय नहीं था कि सारी चीजों को देखा जाता है। इसलिए तुरंत प्रभाव से एक लाइन का ऑर्डर निकाल के 14 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में वही परिस्थितियां लागू रखी जाएंगी, ऐसा ऑर्डर दे दिया जो पिछले हफ्ते की थी। यानी जो 31 मई से 7 तारीख तक थी उन्हें ही अब जो है 14 जून तक एक्सटेंड किया गया। लेकिन बाकी जगहों पे धीरे धीरे माहौल खुल रहा है। दिल्ली में पिछले कल 331 केस आए और जो अब तक का सबसे लोएस्ट था। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट माफ कीजिएगा 0.5 हो गया है और यानी ½ % रह गया है। और ऐसी स्थिति में आज से वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, दुकानें और माल 50% के फॉर्मूले के तहत ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी, जबकि मेट्रो भी 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी। हर 7 से 10 मिनट के भीतर मेट्रो आएगी। पहले ये समय जो था 3 और 5 मिनट का था, अभी इसको बढ़ाकर 7 से 10 कर दिया, यानी आधी मेट्रो चलेंगी, ज्यादा नहीं चलेंगी और उसमें 50% सवारियों के आधार पर ही लोगों को बैठने को अलाउ किया जाएगा। इसी तरह महाराष्ट्र में भी 5 लेवल का अनलॉक आज से शुरू हो रहा है। ये लेवल जो है जिलों की जो पॉजिटिविटी रेट है उसके आधार पर बनाए गए। जिस जिले में ज्यादा पॉजिटिविटी है वहां पे थोड़ा टफ रहेगा मामला, भी ज्यादा सख्तियां रहेंगी। जहां पॉजिटिविटी रेट कम है वहां ज्यादा रिलैक्सेशन रहेगी। धीरे धीरे माहौल खुल रहा है, बाकी जगहों पे भी माहौल खुल रहा है। हरियाणा में भी एक्सटेंड कर दिया गया कर्फ्यू को, लेकिन हरियाणा में बड़ी बात यह है कि शॉपिंग मॉल्स और दूसरी चीजों को खोलने के साथ साथ मंदिरों में भी दर्शनों की इजाजत दे दी गई है। हालांकि एक समय में किसी भी धार्मिक संस्थान में 21 से ज्यादा लोग नहीं जमा हो सकते। ये जो है हरियाणा ने फैसला लिया है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी, क्योंकि अब 11 तारीख को बैठक है, उसी में पता चलेगा कि अगला क्या होगा। लेकिन इससे एक संकेत ये भी मिलता है कि मंदिरों को यहाँ भी खोला जा सकता है, क्योंकि बाकी जगह पे धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही। पंजाब में अभी अनलॉक की स्थिति नहीं है, वहां पे कोविड कर्फ्यू भी उतना कठिन नहीं था, इसलिए उन चीजों को उसके साथ समावेश करके आप देख सकते हैं। तो सब जगह पे धीरे धीरे माहौल खुल रहा है। कोविड की दूसरी लहर जो है वो निश्चित तौर से कम हो रही है। बात पिछले 24 घंटे की करें तो देश में पिछले 24 घंटे में 1,01,159 मामले आए हुए, यानी अब जो मामले 3 और 4 मई को जो है चले गए थे 4 लाख के आसपास मई महीने में, वो अब धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं और उनमें 4 गुना कमी आई है। अब ये 1-2 दिन के भीतर ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि देश में नए संक्रमितों का जो दिल्ली आंकड़ा है वो 1 लाख से नीचे आ जाएगा। पिछले कल 1,01,159 लोग पॉजिटिव आए हैं और ये 62 दिनों में सबसे कम आंकड़ा था। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,563 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और पिछले 24 घंटे में संक्रमण की वजह से 2,444 मौतें हुई हैं। इसमें भी 200 का जो है अंतर है, उससे पिछले दिन के मुकाबले 200 मौतों का अंतर है। और 45 दिन बाद रोजाना मौतों का आंकड़ा जो है देश में वो 2500 से कम हुआ है। 45 डेज के बाद जो है रोजाना जो है जो डेथ हो रही है वो 2500 से नीचे आई। 22 अप्रैल को 2257 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद ये लगातार 2500 से ऊपर चल रहा था। बीच में जो है ये 4000 मई में, पूरे मई का एवरेज जो था वो 4000 रहा।
पूरे मई का एवरेज 4,000 रहा और बीच में मई में 5 दिन ऐसे भी रहे जब हमारे पास 4 लाख केसेस भी आए नए। तो उस लिहाज से देखें तो चीजें ईज आउट हो रही हैं। 1,73,000 लोग पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए हैं और अब तक जो है संख्या गिरकर एक्टिव मरीजों की है 13,98,000 आ गई, 14 लाख से नीचे आ गई। पिछले कल ये 14,73,000 थी। तो इस तरह से जो 75,000 का फर्क और पड़ गया है। ये फर्क बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। लेकिन बात वही है कि अनलॉक के साथ एक और समस्या जुड़ी हुई है कि अगर अनलॉक में इस बार हमने पहले वाले अनलॉक की तरह बिहेवियर किया तो तीसरी लहर जल्दी आएगी। हमने पहले वाले अनलॉक में जो बिहेवियर किया था उसके चलते दूसरी लहर एकदम से आ गई। फरवरी मार्च में हम जो है बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए, हमने नियमों का पालन करना छोड़ दिया और अप्रैल में दूसरी लहर ने गति पकड़नी शुरू कर दी जो मई में पीक पे चलेगी और अब जाके जून के फर्स्ट वीक में वो थोड़ी कुंद हुई है, पूरी तरह से कुंद नहीं हुई है। इसलिए ख्याल रखिए, आपको रिलैक्सेशन सरकार ने दी है, ढील सरकार ने दी है, कोविड ने नहीं दी है। संक्रमण अभी गया नहीं है और संक्रमण मौजूद है और जैसे ही हम लोग रिलैक्स होंगे वो डबल पावर के साथ फिर से हमला कर सकता है। जिस तीसरी लहर की हम बात करेंगे वो आनी है। कब आनी है कब नहीं ये हम पर डिपेंड करता है, कितनी आनी है ये भी हम पर डिपेंड करता है। तीसरी लहर आएगी, उसको नहीं रोका जा सकता, ठीक है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। उसकी विध्वंसकता, उसकी मारक क्षमता, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी ये हम तय कर सकते हैं अपने व्यवहार से। अगर हम पहले व्यवहार से अगर हमने कुछ सीखा होगा तो, अदरवाइज दिक्कत फिर से होगी। और इस बार जैसे कि कहा जा रहा है कि बच्चों को प्रॉब्लम लेकर प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि पहली लहर में बुजुर्गों को होगी, दूसरी लहर में जो है बीच वाली उम्र जो है उसको होगी या ढेर लोगों को होगी और तीसरी लहर में जो बच्चों को होगी। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए, पहली लहर आई तो हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जैसे ही शुरू हुआ तो बुजुर्गों को वैक्सीनेट किया। दूसरी लहर में हमने 45 और प्लस लोगों को भी वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया। अभी 18 से 44 वालों की वैक्सीनेशन अभी शुरू हुई है और बच्चों को लेकर खासतौर से 18 से नीचे को लेकर जो है अभी कोई हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से जो लोग वैक्सीनेट हो चुके उन पे असर कोविड का नहीं होगा या होगा भी तो इतना ज्यादा नहीं होगा कि उनको कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाए कि वो लोग जो है उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़े। लेकिन जिनको वैक्सीनेट नहीं किया गया वो रह जाते हैं बच्चे, वो बड़ा वर्ग है, वो भी उतना ही वर्ग है, 1/4 इस देश के बच्चे हैं 17 साल से नीचे वाले। तो उनके लिए दिक्कत जो है पैदा इसलिए हो सकती है, इस लिहाज से हो सकती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि पहली लहर में बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, दूसरी लहर में नहीं हुए, देश में भी हुए, प्रदेश में भी हुए। इसी प्रदेश में दूसरी लहर में हमारे पास 10,000 से ज्यादा बच्चे जो है पॉजिटिव आए हैं। कुल मिला के 13,000 बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश में आज डेट तक। उसमें से 3,000 पहली लहर के दौरान के थे और 10,000 जो है वो दूसरी लहर के दौरान है, उसमें भी वो मार्च के बाद के हैं। मतलब फरवरी में जब हमने स्कूल खुला, बच्चों के पॉजिटिव आना शुरू हो गए मार्च में। दैट मीन्स कि ना तो हम अपने बच्चों को ये समझा पाए कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है और ना ही हम लोगों ने समझा, ना ही स्कूलों में टीचर्स ने इस चीज का ज्यादा ध्यान दिया, टीचर भी पॉजिटिव आए और हम लोग रिलैक्स हो गए कि अब कोविड चला गया, अब कोई चिंता नहीं है। हम लोगों की मानसिकता ये होगी कि कोई अगर बाजार में मास्क लगाया चल रहा है तो उसको ऐसे देखते थे मानो कहीं किसी दूसरे ग्रह से आया हो, ये उसको बेवकूफ समझा जाता था। लेकिन वास्तविकता हमको 1-2 महीने के भीतर ही पता चल गई कि नहीं, जब हमारे पास स्थितियां डबल मास्किंग वाली आ गई। ऐसे में स्थितियों को संभालें, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि पहली लहर के बाद जब दूसरी आई तो डबल मास्किंग का टाइम हुआ और अब 3 मास्क। कितने मास्क लगाएंगे ये भी सोचना होगा, कितने मास्क लगाएंगे ये भी सोचना होगा। बातें बहुत होती हैं कि अमेरिका में देखिए 38% आबादी जो है वहां की वैक्सीनेट हो चुकी है और वहां पे इस तरह से उन लोगों के लिए जो दो शॉट्स लगवा चुके हैं उनके लिए मास्क जो है जरूरी नहीं है वहां पे। अगर सारे एक ही जगह पे कोई वैक्सीनेशन वाले हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है तो उनको वहां मास्क जरूरी नहीं है। लेकिन इंडिया में ये दिक्कत इसलिए है, इंडिया में अमेरिका से ज्यादा टीके लगे हैं, लेकिन इंडिया में जो जनसंख्या है वो अमेरिका से कई गुना है। उनका 38% और हमारा 4%। अभी तक हमने ओवरऑल दोनों शॉट्स 4% लोगों को लगे हैं। तो उस लिहाज से हमको देखना होगा। अभी हमको बहुत ज्यादा अहमियत जो है समझनी होगी, इन चीजों की बहुत ज्यादा सतर्कता रखनी होगी। जयराम ठाकुर पिछले कल अमित शाह से मिले, धर्मेंद्र प्रधान से भी मिले। धर्मेंद्र प्रधान से मिलना उनका किन्हीं और कारणों का लेख है, लेकिन अमित शाह से जब मुलाकात हुई तो कुछ चीजों के बहाने निश्चित तौर से जो है सरकार की परफॉर्मेंस पे बात हुई। आज जगत प्रकाश नड्डा से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है और उसके बाद अगर संभव हुआ तो वो कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो। इन मुलाकातों का क्या जो है सबब क्या
समीक्षा क्या इनका जो है हल, क्या इनके जो है मिनट्स बाहर आते हैं, वो हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी निश्चित तौर से बताएंगे कि क्या उभर के आता है, वो उस पर चर्चा रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी अब आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसके बाद छठा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, यूपी, गोवा, मणिपुर, पंजाब, यहाँ पे चुनाव होने, उसके बाद साथ हिमाचल भी लगता है, उत्तराखंड हिमाचल के साथ, उत्तराखंड के साथ लगता है, पंजाब के साथ लगता है, तो उसका असर यहाँ भी रहता है। तो उन सारी चीजों को लेकर बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीएल संतोष, अरुण कुमार और जगत प्रकाश नड्डा, अरुण सिंह और बीएल संतोष पार्टी महासचिव हैं, नड्डा जी बीजेपी के प्रधान हैं, और बाकी जो है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ बैठक इन 5 लोगों की एक हाई पावर जो है बैठक हुई है बंद कमरे में। और उसके बाद ये संकेत आ रहे हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा की गई, ये संकेत आ रहे हैं कि यूपी में तो योगी के साथ ही जाएंगे, लेकिन बाकी जगहों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना होगा। उत्तराखंड में तो सर्जरी पहले हो चुकी है, वहां पे त्रिवेंद्र रावत के साथ नहीं जाने का फैसला किया गया था और तीर्थ रावत को लाए गए हैं। लेकिन वहां जिस तरह से अभी तीर्थ रावत को लेकर यह संशय बना हुआ है कि वो कहां से उपचुनाव लड़ेंगे, वो भी अपने आप में एक दिलचस्प समीकरण पैदा करता है। जो सीट वहां खाली थी वो भर दी गई, वहां से किसी और को टिकट दिया गया। ऐसी स्थिति में कौन सीट खाली करेगा, किसकी सीट खाली होगी या नहीं होगी, तो 6 महीने बाद क्या होगा, ये कई इफ्स एंड बट्स हैं। क्या 6 महीने से पहले तीर्थ रावत फिर से इस्तीफा देंगे और फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री, या उनको इस्तीफा दिला के किसी और को बनाया जाएगा, या किसी विधायक का इस्तीफा दिला के उनको सीट खाली करवाई जाएगी, तो फिर उस विधायक के साथ भी उनका भी उपचुनाव होगा। कई चीजें हैं। हिमाचल प्रदेश में अब 1-2 की बजाय 3 उपचुनाव आ गए हैं। पहले फतेहपुर मंडी का उपचुनाव आया, सांसद महोदय ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद फतेहपुर के एमएलए सुजान सिंह पठानिया का देहावसान हो गया। अब जुब्बल कोटखाई के एमएलए नरेंद्र बरागटा जी का निधन हो गया। तो 3 सीटें एक तरह से खाली हो गई और लगता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी, अब ये तीनों चुनाव इकट्ठे होंगे। इन चुनावों में कोई एडवर्स नतीजा ना आ जाए, इसको लेकर जो है मंथन अभी से शुरू हो गए हैं। और इसी मंथन की पहली कड़ी में जयराम ठाकुर आजकल दिल्ली में है। पिछले कल दिल्ली में थे, आज दिल्ली में है, कल सुबह वो लौटेंगे, कल भी वो दिल्ली में रहेंगे जी। तो ये मामला है अब तक का। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल जो है लगातार हो रहे हैं। 2 चरण हो गए, तीसरे चरण का ट्रायल जो है आज से एम्स में शुरू हो रहा है। दूसरे चरण का ट्रायल पटना में हो गया था, वहां 7 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई थी और उनको स्वास्थ्य पे नजर रखी जा रही है। वो ठीक है, हालांकि वो इतनी छोटी उम्र के नहीं थे। धीरे धीरे ये ट्रायल आएगा। अभी 15 से 17 साल के बीच के बच्चों को वैक्सीनेट करके जो है ट्रायल किया गया। उसके बाद फिर ये 10 से 15 वालों का नंबर आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि दिसंबर से पहले बच्चों को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने का हमारे पास कोई फार्मूला हमको लगता नहीं है। आज से जर्मनी में जरूर बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। वहां 10 साल से ऊपर के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी और उस पर भी नजर रहेगी निश्चित तौर से। लेकिन अभी हमारे पास जो वैक्सीन की बड़ी कंपनियां हैं वो वही हैं जिन्होंने बाहर उनके ट्रायल हुए, हमारे यहाँ नहीं हुआ। कोवैक्सीन का ट्रायल हो रहा है भारत में, उसी ट्रायल के तहत आज एम्स में भी कुछ बच्चों के ऊपर ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो है क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। और इसके साथ साथ जो है एक और मैं खबर आपको देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में आज सुबह 4 बजे के आसपास एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। 2 पैसेंजर ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं, जिससे अब तक 30 की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और ऐसी भी सूचना है कि कई लोग अभी भी बोगियों में फंसे हुए हैं। ये जो है ये सिंध प्रांत में के ढारकी रेलवे स्टेशन के आसपास ये हादसा हुआ है। हादसे की वजह अभी पता नहीं है, क्योंकि दोनों ट्रेनें आमने सामने टकराई हैं, तो निश्चित तौर से ये सिग्नल की गड़बड़ी है और दोनों ट्रेनों को एक ही ट्रैक पे सिग्नल दे दिया गया। लेकिन ये सुबह का मामला है, इसमें मौतों की संख्या बढ़ सकती है जी। तो ये अब तक की खबरें थी तमाम हिमाचल प्रदेश को लेकर। एक और बड़ी खबर है कि 11 जून से प्री मानसून झमाझम बरसना शुरू हो जाएगा और 22 या 25 जून के आसपास दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिनको हम सामान्य जो मानसून ही कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो है यहाँ पे पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगी। तो दैट मीन्स कि 11 तारीख से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। अगर प्री मानसून जो है 1 हफ्ते तक भी रहती है, 10 दिन तक भी रहती है, तो बाद वो अपने ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर जाएगी, बीच में बड़ा गैप नहीं होगा। तो जो खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, खासतौर से खरीफ की फसल का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जरा अपने जो कमर है वो कस लें किसान, और अपने जो औजार हैं खेती बाड़ी के उनको जरा
थोड़ा तीखा कर लें, क्योंकि मक्की की बुआई का समय आ गया है। बीज आप कलेक्शन सेंटर से ले सकते हैं और आपको जो है टाइमिंग की बाइंडिंग नहीं है इसमें। यू नॉट बाउंड कि आपने जो है 9 से 2 बजे के बीच में ही घर से जाकर जो बीज लेकर आना है। अगर आप बीज लेने गए हैं, वहां लंबी लाइन है, आपको टोकन दिया गया है, आपकी बारी का आप इंतजार कर रहे हैं, आपको इस आधार पर कोई ये नहीं पूछ सकता कि आप कर्फ्यू टाइम बंद होने के बाद जो है, रिलैक्सेशन टाइम खत्म होने के बाद भी आप क्यों आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। कृषि से संबंधित काम के लिए, खासतौर से बीज के अगर आप भंडारण के लिए गए हैं, बीज खरीदने के लिए गए हैं, तो आपको इसकी कोई जो है परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं और उसमें अगर आपका समय 2 बजे से ज्यादा भी लगता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस तमाम जुड़ाव के लिए। लगातार आप जुड़ते हैं तो हम लोग लगे रहते हैं। दिल्ली में ये ट्रायल हो रहा है बच्चों वाला, ये आज की बड़ी खबर है। इसके अलावा जो है कुछ और खबरें आ रही थी जी, इस तरह से मैं देख रहा था। हाँ, एक बड़ी खबर यह है कि भारत ने हवाई यात्रा करने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत के जो बदलाव है, उस नियम है, उसमें बदलाव किया है। जिन लोगों को दोनों शॉट वैक्सीन के लग चुके हैं, वो अगर बाई एयर जा रहे हैं कहीं, तो फिर उनको जो है आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि केंद्र ने ये भी स्पष्ट किया है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट का जो मामला है वो टोटली राज्यों पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी केंद्र ने अपने स्तर पर यह कह दिया है कि हवाई यात्रा के लिए अगर कोई 2 डोज वैक्सीन लगा चुका है और उसका प्रोटोकॉल पूरा हो गया है, तो फिर वो कोविड प्रोटोकॉल में, यानी मास्क लगा के 2 गज की डिस्टेंसिंग वाला जो रूल है, एसओपीज का पालन करते हुए बिना आरटीपीसीआर यात्रा बिना आरटीपीसीआर के भी यात्रा कर सकता है। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की एंट्री आरटीपीसीआर से होगी या नहीं होगी, ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ झोल हो गया था। पहले कहा गया था आरटीपीसीआर जरूरी, फिर कहा गया था एडवाइजरी है, होटल वाले देखेंगे, और वो मामला आया गया हो गया था। तो पर्यटक बहुत से आना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। प्रश्न कई है, हल भी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, मुलाकात होती रहेगी, जुड़ते रहिएगा। फिलहाल नमस्कार स्वीकार करें, इजाजत दीजिए, अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी। थैंक यू।